गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास कूलाम का फॉर्मूला आया था, जो दो बिंदुओं आवेशों के लिए निकाला था, उसके लिए हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या हेडिंग है? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कूलाम लॉ। हमें पता है कि कूलाम का जो नियम होता है वो बिंदुवत आवेशों के लिए होता है, स्थिर बिंदुवत आवेशों के लिए। जैसा कि मान लिया हमने कि इधर लेते हैं डायग्राम को, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई और जेड। ये क्या हो गया बच्चों? मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के सापेक्ष दो आवेश Q1 और Q2 है, जिनके स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है। अब इन दोनों आवेशों की जो क्रिया रेखा होगी, एक्शन ऑफ लाइन जो मिलने की, वो इस तरह होगी। अतः हम कह सकते हैं कि इस तरह से R12 स्थिति सदिश ये इधर चलेगा, इधर से बैकवर्ड हो जाएगा। तो Q2 आवेश पर F1 के कारण लगने वाला बल कितना हो गया? F21 वेक्टर। आवेश Q1 पर F12 जो बल लगेगा किसके कारण? आवेश Q2 के कारण। तो इसका सदिश कितना हो जाएगा? R21। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। इस तरह से हमने क्या माना कि मूल बिंदु के सापेक्ष दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। अब हमें पता है ये मूल बिंदु है, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है। तो इन दोनों की स्थिति कितने माने हमने? स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर Q1 और Q2 को कितने? R1 और R2 वेक्टर। किसके सापेक्ष है? मूल बिंदु के सापेक्ष। अब हमें पता है कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण जो लगने वाला बल है वो कूलाम बल कितना है? F21। तो लिखते हैं हम आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला कूलाम बल कितना है? F21 वेक्टर। कूलाम नियम से कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन ये पोजीशन वेक्टर कितना है? R12 वेक्टर इनटू कितना? R बटे में R12 वेक्टर का, सॉरी ये क्या पाएगा? R12 के स्क्वायर। अब हम इसी प्रकार का लिखेंगे, इसी प्रकार आवेश Q1 पर
Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल कितना F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल स्क्वायर और R21 कैप। इसे समीकरण 2 दे देंगे, इसे समीकरण 1 दे देंगे। अब हमारे सामने वेक्टर डायग्राम जो हमारे सामने है, ये Q1 और Q2 का जो घेरा हुआ है पूरा R1 से R12 और R21 और R2 वेक्टर। सदिश चित्र से देखें, सदिश चित्र से क्या देखेंगे कि सदिश चित्र में स्थिति सदिश R12 तथा R21 वेक्टर एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो हम कितना लिख सकते हैं, R12 के बराबर कितना माइनस का R21 कैप, सॉरी कैप, या R12 वेक्टर बराबर माइनस का R21 वेक्टर लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 या 2 में किसी में भी इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। हम समीकरण 1 के अंदर रखते हैं, समीकरण 1 में R12 कैप बराबर माइनस का R21 कैप, पुट करने पर रख दें वैल्यू। चलो देखते हैं क्या आता है। आपके सामने कितना लिखा हुआ है, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह लिखेंगे माइनस का R21 कैप, माइनस का R21 कैप कितना हो जाएगा, माइनस का R21 वेक्टर का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो F21 वेक्टर बराबर माइनस का K Q1 Q2 अपॉन कितना, R21 वेक्टर का होल स्क्वायर और R21 कैप। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास मान किसका बन गया है, समीकरण 2 से। ये जो हमारे पास मान बना है ये किसका बन गया है, F12 का। लिख दीजिए समीकरण किससे, 2 से। F21 वेक्टर बराबर कितना बन गया, माइनस का F12 वेक्टर। इस बात से क्या प्रमाण हो रहा है, क्या प्रमाण सिद्ध हो रहा है, क्या चीज प्रूफ हो रही है कि हमारे पास दोनों आवेशों Q1 में Q2 के मध्य जो लगने वाला बल है उसका परिमाण कितना है, F है, परंतु उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। एक की दिशा लग रही है 2 से 1 की तरफ और दूसरी की लग रही है 1 से 2 की तरफ। तो हमारे पास ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हमें पता चल गया है कि एक्चुअल में ये परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम टू ईच अदर। इट इज फॉरवर्ड और इट इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम इसे लिख देंगे कि सदिश चित्र में आवेशों के मध्य, सदिश चित्र में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण तो समान है, परंतु
दोनों दिशा में एक दूसरे के विपरीत कार्यरत हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 दे दी हमने, तब जाके हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो हमारे पास वेक्टर डायग्राम से क्या प्रूफ हुआ, एक्चुअल में जो लगने वाला बल है उसका परिमाण समान है बच्चों, परंतु उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक बल Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है, वो भी बल F ही है, परंतु दूसरे की दिशा भी विपरीत है, जबकि उस बल का परिमाण भी कितना है, F ही है। दोनों के सदिश कितने हैं उनके, F R1 और R2 में क्या है, स्थिति सदिश है। ओके, अब आप इसे उतार सकते हो आसानी से, रुके हुए हैं, उतार लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ना फिट ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लिया बच्चों। अब ये इसको और एक्सटेंशन फॉर्म में और लिख देते हैं। बेसिकली आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख सकते हो, पर इसके एक्सटेंशन फॉर्म में और लेते हैं हम। कैट का जो फॉर्मूला होता है उसे थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, और वेक्टर डायग्राम से हम इन्हें देख लेते हैं किस समय हमारे पास R12 या R21 की वैल्यू क्या आएगी, और उसे हम फॉर्मूले में अंदर सेटअप कर देंगे। इससे हमारे पास F12 और F21 की वैल्यू एक्चुअल में एक्सपांड वैल्यू प्रूफ हो जाएगी कि ये इसका एक्सपांडिंग वैल्यू है। तो उतारिए, रफ कर देते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं वापस। इसका एक्सपांड फॉर्म है, इसे लिख सकते हैं हम इस तरह से। एक्सपांड फॉर्मेशन, ये हमारे पास आया था कि आवेश 2 पर 1 के कारण जो लगने वाला कूलम्ब बल था। यदि हमें पता है, आपने 11वीं क्लास में वेक्टर में एक सूत्र पढ़ा होगा, R के बराबर R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर, इसको क्रम सदिश भी कहते हैं, वो फॉर्मूला है। अब हमें इस फॉर्मूले को यहां सेट कर देना है एज इट इज। देखिए किस तरह लिखेंगे इसे, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर हमने लिख दिया एज इट इज, स्क्वायर लगा दिया। बट बेसिक बात हमें इस फॉर्मूले को खोलना है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर, इस तरह लिख लिया हमने। अब इसे कितना लिया, F21 बराबर कितना ले लिया, K Q1 Q2 अपॉन कितना लिया,
R12 का कितना हो गया, स्क्वायर और 1 होल क्यूब, इस तरह से। और ये कितना आ गया R12, इसे वेक्टर लिख दो, चल इस तरह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका एक्सपांड फॉर्मेशन। अब हमें वेक्टर डायग्राम से चलते हैं, किससे बच्चों, इस इक्वेशन नंबर कितना दिया था 4, इसे देते हैं 5, वेक्टर डायग्राम से। देखिए किस तरह चलना है, ये हमारे सामने ओ है, R1 R2 1BC दिशा में जा रहा है, R2 वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो सदिश से जोड़ देंगे, त्रिभुज का नियम लगाते हैं ना हम 11th क्लास में जैसा पढ़ा था, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, कितना माइनस रिवर्स आ रहा है तो कितना लिख दिया R2 वेक्टर। अब क्लोज हो गया, 0 पे आ गया तो कितना कर दिया 0। किसका वैल्यू फाइंड करना है, R12 का, तो ये पता होना चाहिए आपको, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखेंगे इसे, तो ये माइनस में जाएगा R12 वेक्टर, अरे अब इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर बराबर कितना R12 वेक्टर। अब इसकी वैल्यू कहां पुट कर देंगे, समीकरण 5 के अंदर। समीकरण 5 में R12 वेक्टर का वैल्यू का मान पुट करने पर इधर चलते हैं, चलिए कितना आया, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन कितना R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर का कितना बच्चों होल क्यूब, और इसका कितना आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। किस में आता है फोर्स, न्यूटन में आता है, न्यूटन लिख दिया इस तरह से। ये हमारे सामने एक्सपांडेशन या एक्सपांड फॉर्मेशन आ जाएगा, विस्तार जो समीकरण है वो आ जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए। अब इसी प्रकार F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपन कितना R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इंटू कितना होल क्यूब और R1 वेक्टर माइनस कितना R2 वेक्टर, ये भी किसमें आ जाना है न्यूटन। तो ये हमने एक्सपांड फॉर्मेशन निकाल लिए दोनों, ये समीकरण 7 हो गया है। तो दोनों का विस्तार समीकरण आ गया। अब उसके बाद आप यहां से लिखिए विस्तार समीकरण या विस्तार हो, और फिर इसे नीचे उतार चलिए। ये हमारे सामने क्या है, सूत्र है, ये वेक्टर डायग्राम से है ही आपके सामने। ओके, उतारिए, जैसे स्नैपशॉट ले लीजिए, जैसा भी है।
ओके, उतार लिया होगा। तो हम कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से हमने जो दो चार बातें एडप्ट की है, जो हमने देखा है, या उन्हें हम लिखते हैं। ओके, उतार लिया। हमारे सामने इससे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट लिखना है हमें रिजल्ट लिखना है। कि दो आवेशों के मध्य जो कार्य बल होता है उसका परिमाण समान है, परंतु दिशा क्या है यहाँ पर विपरीत है। तो हमें ये लाइन लिख ली देनी है। देखिए नंबर 1, दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत कौन सा बल है ये, कूलाम का परिमाण समान है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है। अगला, जो कूलाम का जो इस सदिश निरूपण है, कूलाम का जो बल का नियम है वह संरक्षी बलों का नियम है। कैसा बल है, संरक्षी बल या केंद्रीय बल को निरूपित करता है। लिखते हो कूलाम का नियम केंद्रीय बलों को निरूपित करता है। क्यों करता है, क्योंकि यह जो बल होता है दोनों आवेशों की एक्शन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। क्योंकि यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अगला, कूलाम का नियम स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है। क्यों, क्योंकि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगला है कूलाम का नियम एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से कम पर लागू नहीं होता है। अगला है कूलाम का नियम
संरक्षी बलों को निरूपित करता है। बेसिकली एक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने क्या किया है, सदिश निरूपण से क्लियर पड़ा है कि दोनों आवेशों के मध्य जो कार्यरत बल होता है, कूलाम बल, उसका परिमाण समान कितना लिया था इधर, F है। अब ये तो डायरेक्शन को अकॉर्डिंग लेते हैं कि F21 है या F12 है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है, क्योंकि दोनों की सदिश कितना रहा है, इधर का चल रहा है F12, जबकि इसका कितना जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में F21। कूलाम का नियम केंद्रीय बलों को निरूपित करता है। क्यों करता है, पहले बोल चुका हूं कि दोनों आवेशों की एक्शन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग क्या लगता है, बल कार्य करता है। अगला क्या है, कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, क्योंकि गतिशील आवेश क्या करते हैं, या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे, विद्युत क्षेत्र तो होता ही होगा, इसके अलावा कैसे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देंगे। एक फर्मी से कम दूरी पर लागू नहीं होगा, ये संरक्षी बलों को निरूपित करता है। सबसे 2 से 3 पढ़ लीजिए बस। ये कूलाम के नियम की स्थितियां हैं कि इस तरह से कूलाम का नियम लागू होता है। ठीक है, आप उतार लीजिए। तो हमारा इस प्रकार कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।